वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे से अब एसएसटी की पढ़ाई कर रहे होगे। लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 40 मिनट में पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाला हूं, जहां कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो विद इन 40 मिनट्स हम ये पूरी की पूरी वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ पर अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पहला बंदा था जो नेशनलिज्म के परिभाषा को लेकर आया, आइडिया को लेकर आया। तो नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म का अगर हम लोग बहुत सिंपल सा मीनिंग समझे तो इसका मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्यार होता है। ठीक है, तो 1848 में फ्रेडरिक सोरे ने, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक प्रिंट विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो इसने क्या किया था? इसने कुछ प्रिंट्स बनाए थे। प्रिंट्स मतलब कि कुछ इमेजेस बनाई थी, जिसके अंदर बताया था कि भाई हमारे को अपने देश के लिए डेमोक्रेसी को कैसे लेकर आना है। ठीक है, सोशल रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक का मतलब हो गया हमने अपनी सोसाइटी को किस तरीके के लिए, किस तरीके से सबके लिए एक जैसा बनाना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसने ये प्रिंट कल्चर लेकर आया था, प्रिंट में आइडिया लेकर आया था। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में याद करना है तो 1848 में फ्रेडरिक सोरोई ये लेकर आया है प्रिंट विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, मतलब प्रिंटिंग मटेरियल जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सोशल क्लासेस, मार्चिंग in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by. The first print shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes. मतलब जो अमेरिका के लोग हैं, चाहे वहाँ पर वो किसी भी तरीके से हो, आदमी है, औरत है, या वो कोई भी क्लास के क्यों ना हो, वो एक लॉन्ग ट्रेन, मतलब एक उन्होंने लॉन्ग चेन बनाई ताकि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाकर पहुंचे। लिबर्टी मतलब यहाँ पे एक वर्ड है लिबर्टी, तो लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी मतलब हो गया फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम के बारे में इन लोगों ने बात करी है। ठीक है, द स्टैचू बियर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द करेक्ट चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। तो आप जो लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो जो अमेरिका में है, वो असल में आइडिया किसका है? वो आइडिया इसी फ्रेडरिक का है, जिसने बताया है कि अगर अभी भी आप वो लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हो तो उसके हाथ में एक मशाल है और एक किताब है। वो किताब किसकी है? राइट ऑफ मैन, मतलब लोगों, इंसान के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, on the earth in the foreground of the image lie the shattered remain of the symbol of absolute institutions। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है मोनार्की, जो हमारे ऊपर अधिकार करते हैं, जैसे कि राजा महाराजा, वो सब मोनार्की थे, वो तो उनको हटाने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि हमारे पास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। देखो, इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी मोनार्क की बात होती है कि मोनार्की से हटाना है, और इसको भी मोनार्की की ही बात की गई है। अगर हम ये वाला टॉपिक नहीं भी करते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये एक माइंड मैप है, इसको अच्छे से पढ़ लो। अब यहाँ हुआ क्या, अगर हम एक एक चीज के बारे में बात करें तो एब्सोल्यूटिज्म है। एब्सोल्यूटिज्म मतलब होता है मोनार्क, मतलब कि एक ही द मतलब एक ही व्यक्ति का राज। ठीक है, जैसे कि किंग, राजा का राज। ठीक है, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज। इसके बाद क्या हुआ कि लिबरल आइडियाज मतलब क्या हुआ कि आज़ादी के बारे में लोगों ने बात करी। स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और रोल ऑफ एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास। अगर हम ये 4 पॉइंट को भी लिख कर आ जाते हैं तो भाई, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर तो यहाँ पर फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट्स में आंसर दे रखा है। क्लियर? इसके बाद आता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये दो जो पॉइंट्स है ना, अगर आपने इनको याद कर लिया तो ये समझ लो कि भाई आपका
60% चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, फिर सिविल कोड 1804 में, वियना कॉन्फ्रेंस हुई 1815 में, रिवॉल्यूशन बाय लिबरल्स हुआ 1848 में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब जर्मनी का एक साथ किया गया, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली का भी यूनिफिकेशन। तो ये 6-7 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो तो इससे एक बेनिफिट होगा कि आपको डेट्स याद हो जाएंगी, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पर चीज़ें हुई थी, जो भी ज़रूरी यूरोप के अंदर चीज़ें हुई थी, क्या क्या, सॉरी दोबारा से, तो वहाँ पर आपको इवेंट्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये वाली अगेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म और 1804 का सिविल कोड, अगर हम यहाँ पर इनको पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं तो ये हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो रखा है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया लाइक इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, अ न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशंस। तो ये हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद आता है 1804 का सिविल कोड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, मतलब अगर तुम्हारा जन्म किसी राजा के यहाँ हुआ है या बड़े व्यापारी के यहाँ हुआ है तो उसके हिसाब से जो भी आपको सुविधाएं मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, सब लोग एक समान होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन वर्क सिंप्लीफाइड, कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी सरकार चलाएगी, जो भी सरकार का काम होगा वो बहुत सिंपल तरीके से होगा। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, पीजेंट्स को बिल्कुल फ्री कर दिया गया, और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन द टाउन, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे वो सब हटा दिए गए थे। तो भाई इनका ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ के साथ याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ सिविल कोड है क्या, तो नेपोलियन ने एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म लेकर आया था जिसको बोला गया सिविल कोड ऑफ 1804, और इसको हम नेपोलियन सिविल कोड भी कहते हैं। फर्दर द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 18th सेंचुरी, द यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, और इसके बाद ही यूरोप के अंदर पूरा का पूरा आइडियोलॉजी आती है लिबरलिज्म की। ठीक है, अब यहाँ आया लिबरल नेशनलिज्म किसको कहते हैं, तो लिबरल नेशनलिज्म गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट दैट इज एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब वही हो गया कि राजा के जो अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाते हैं, मतलब जो भी सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही थी कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं चर्च में ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, वो सब हट गई। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष सब लोग एक समान थे। द राइट टू वोट सबको मिला, फ्री मार्केट हुई, और स्टेट इम्पोज टैक्सेस भी खत्म हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो यहाँ पर हम लोगों ने ये पैटर्न बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसको आप याद कर लेते हो, इसको समझ लेते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला क्विक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ वियना। भैया ये तो एज इट इज़ याद कर लेना, ट्रीटी ऑफ वियना जो है ये समझ लो कि पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो ट्रीटी ऑफ वियना ही है। द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। The main intention was to create a new conservative order in Europe. France lost the territory it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundary of France to prevent expansion in future. तो वियना में ये एक ट्रीटी होती है जहाँ पर ये बताया गया कि बोर्बन जो डायनेस्टी थी उसको हटा दिया गया था फ्रांस में से, और वहाँ पर एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर निकालने की ज़रूरत थी यूरोप में। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज अभी तक जीती थी वो सब चीज़ें वो खो चुका था, और अब फ्रांस को आगे बढ़ने से रोकना था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा जूसेपे मसीनी। ये इसके बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखो कि वो जिनेवा में पैदा हुआ था 1807 में। इसके बाद वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना, ठीक है, और इसने जो है यंग यूरोपियन बैरन, यंग इटली
और यंग यूरोप को इसने आगे बढ़ाया था। ठीक। और इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो रहा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। यूनिफिकेशन इन लीडरशिप ऑफ पर्शिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। मतलब यार ये दोबारा से बताना पड़ेगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है ना हमारा इस नेशनलिज्म इन यूरोप में, वो है जूसेppe मजीनी। तो ये हुआ 1807 में पैदा हुआ था। वो एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कैर्बनरी का सोसाइटी मेंबर रहा। और यंग एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल मतलब कि उसको ना जेल हो गई थी, या ये समझ लो कि उसको बिल्कुल अलग रख दिया गया था इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुएरिया। ही सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद उसने दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, पहला यंग इटली इन मार्साइल्स और दूसरा उसने बनाया यंग यूरोप इन बैरन। क्लियर। तो इसने ये दोनों सोसाइटी क्यों बनाई थी? ताकि वो मोनार्की को हरा सके, मोनार्की अगेन वही तानाशाही को हटा सके, उसके लिए इसने ये काम किया। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर ये इतने छोटे छोटे आंसर्स हैं, इतने बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज इनको आंसर में लिखा हुआ है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो ये समझ लेना हिस्ट्री में आपको कोई भी नंबर काटने वाला नहीं है। तो यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ पर्शिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटो वन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट। तो इसका मेन आर्किटेक्ट मतलब इसकी जो पूरी रूपरेखा थी वो किसने लिखी थी? ओटो वन बिस्मार्क ने। देर वॉज ओवर 7 years विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है। तो 7 साल लगे थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को वो सारे काम को निपटाने में, और आखिरकार वो एक साथ हो सके। इन 1871 द पर्शियन किंग केसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। तो पहला कौन था? केसर विलियम वन, इसको जर्मन एम्परर बनाया गया। द न्यू स्टेट प्लेस द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और फिर वहां पर एक तरीके के मॉडर्नाइज्ड चीजें आई, जिसमें नई करेंसी आई, नई बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम भी आया। ठीक है। इसके बाद है 1859 से 1870 के बीच में जो ये 11 साल का पीरियड रहा, इसमें इटली को पूरा यूनिफाइड किया गया, एक रूप लेकर आए गए। इटली जो था वो पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और फिर ड्यूरिंग द 1830 जूसेppe मेज़ीनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हमने अभी मेज़ीनी के बारे में ऊपर पढ़ा भी था। द रिवॉल्यूशन अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड। तो ये दो ऐसे रिवॉल्यूशन थे, जैसे हमारे देश में रिवॉल्यूशन चले थे आज़ादी के लिए, तो इधर भी दो ये फेल हुए। थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France, Serbia predominant succeed in defeating the Austrian forces in 1859। और आखिरकार फ्रांस, सर्दिया और इन सब लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हराया। इन 1861 इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और आखिरकार 1861 में इमैनुअल जो था वो उसको इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लो, ताकि आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में अच्छे से पढ़ सको। ठीक है। इसमें सबसे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है सिंबल एंड सिग्निफिकेंस। तो पहला है ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स, चेन्स को तोड़ना। तो बीइंग फ्रीड, अब जब भी चेन तोड़ रहे हैं तो हम लोग आज़ाद ही हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है। फिर है ईगल के साथ में सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पर ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है तो इसका मतलब कि जर्मन की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है। क्राउन ऑफ ओक लीग, ये हीरोइज्म के बारे में। स्वॉर्ड, ये रेडीनेस टू फाइट है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये लिबरल नेशंस की पहचान बन गया। रेज ऑफ राइजिंग सन, तो इसका मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास में रख लो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850, पिक्चर ऑफ मैरिन वॉज प्रिंटेड ऑन इट विच रिप्रेजेंटेड द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के बारे में है पिक्चर। तो एक मेरी वीडियो है
जिसके अंदर हमने इमेजेस के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर चेक कर लो। और ये वाली जो इमेज है ये बनाई है फिलिप वेट ने इन 1848। इट वाज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंट। तो ये एक इमेज थी जिसमें जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में था, और ये फ्रैंकफर्ट के उसमें लगनी थी पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके बाद है वेरियस सिंबल्स विच वर यूज टू डिपिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक। तो ये सारे नेशनलिज्म की कुछ इमेजेस हैं कि जिनसे पता चल रहा है कि अब हमारे मतलब जर्मनी में और इटली में मोनार्की नहीं रही है, बल्कि अब वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है। इसके बाद है ये कुछ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर के हैं। व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज तक के टाइम पे चलता है कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ठीक है। तो मैटरनिक ने बोला है मैजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, ये भी मैटरनिक ने ही बोला था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारी स्टेटमेंट है। इसके बाद है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे बताना है कि आपको लिस्ट 1 और 2 में क्या सही है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो ब्रोकन चेन्स हो गया ब्रेकन फ्रीड का, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक रीव्स ये हो गया हीरोइज्म। स्वॉर्ड किसके लिए आ रहा है, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, और रेज टू द राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हम इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास में हो गया इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जुसेपी मैजीनी, ये किसके लिए था, ओटोवन बार्स, बिस्मार्क, नेपोलियन, कैवोर। तो यहाँ पे अगर हमें जुसेपे मैजीनी के बारे में पता है तो हम उसमें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो जुसेपे मैजीनी क्या लेकर आया था, यंग इटली, इसने 2 ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली बनाई थी, उसमें से एक यंग इटली थी, ठीक है। और ओटोवन बिस्मार्क, ओटोवन बिस्मार्क ने क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्लियर। तो अगर हमारे को ये 2 चीज़ें आराम से पता है तो हम पूरा आंसर इसमें लिख सकते हैं। और अगर हमें नेपोलियन के बारे में पता करना है तो वो हो गया बैटल ऑफ वाटरलू। तो हमारे पास हो गया इसका ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के करते रहो आगे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या किया गया। तो इसमें है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस, लॉर्ड बायरन डाइड, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। तो सबसे पहले हमारे पास में आया था ग्रीक स्ट्रगल, ठीक है, फिर आया था लॉर्ड बायरन, फिर आया फर्स्ट अपहीवल, और फिर सबसे लास्ट में आया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अरेंजमेंट चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द टेक्स्ट, read the facts regarding the revolution of liberal in Europe during 1848 and choose the correct option। तो कौन सी चीजें बिल्कुल सही हुई हैं। तो abdication of the monarch, universal male suffrage had been proclaimed, political right to women were given, freedom of press had been asked for। तो इसमें कौन सी चीजें ठीक रही हैं लिबरल्स होने के लिए। तो देखो हमारे को ये पता था मोनार्क हट गए हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हट गया है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। तो पॉलिटिकल राइट्स अभी भी नहीं दिए गए थे उस समय। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर है चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसने किसके लिए किया था, देखो जब भी फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बात आएगी तो ये फ्रांस का है, ठीक। और हमें यहाँ पर हमने इसके बारे में इंपॉर्टेंट मार्क भी किया था। सबसे ऊपर चलते हैं, देखो ये है ना फ्रेंच आर्टिस्ट, क्या लिखा है, फ्रेंच आर्टिस्ट। तो ये फ्रांस का है, ठीक है। तो फ्रांस का होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5th क्वेश्चन था कि वो फ्रेंच है ना कि जर्मन।
क्लियर। इसी तरीके से नेशनलिज्म विच एमर्ज्ड एज द फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स, तो यहाँ पे नेशनलिज्म क्या था, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री, है ना, या स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट एप्रिसिएशन फॉर अदर नेशन, नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ रहा है हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि वो इनका हिस्ट्री और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको अच्छे से माना गया है। द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर जब भी जो सबसे पहले जो नेशनलिज्म की भावना आई है वो आ रही है कहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ से हमारे को नेशनलिज्म की भावनाओं को देखने को मिलता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन वॉज, इनका मेन पर्पस क्या था फ्रांस का, ठीक है। तो सबसे पहले इनका पर्पस एक ही था कि वो यूरोप को डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मतलब मोनार्की से आज़ादी दिलाना चाहते थे और इनका कोई भी मकसद नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड आर ट्रू, तो राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, या रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। तो यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें आ रही थी कि हमें प्रॉपर्टी का भी राइट लेना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और सारे लोगों को प्रिविलेज जो उनको बाय बर्थ मिलते थे, जैसे हमने पढ़ा है कि राजा का हो या कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उन सब से उनको हटाना ही ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड फीमेल फिगर आर फिगर सोशलिज्म, लिबर्टी, ऑटोक्रेसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं किसकी, एट द टाइम ऑफ पर्सोनिफाइड फीमेल, तो यहाँ पे कौन आएगा, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रांस ने ही अमेरिका को वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी प्रेजेंट किया था जो आज तक न्यूयॉर्क में है, ठीक। अब इसके बाद आता है द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, तो लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो अगेन वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ो, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो भैया जब भी हम लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल और इक्वालिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ, प्रिजर्व तो कर नहीं रहे, मतलब उसको हम संभाल के तो रख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब मेल मेंबर को भी हम सोसाइटी में नहीं दे रहे और ना ही सीनियर सिटीजन का, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल करेक्ट भी हो गया। द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, ग्रीस की, तो ग्रीस में सिर्फ एक ही आएगा, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 को हुई थी, ठीक है। वियना वाली 1815 में है, वॉर्सो। तो इन सब की डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं, एक बार आप इनको पढ़ लेना और कुछ नहीं है। अब देखो ये वाली चीज़ अभी हमने पढ़ी भी थी, ठीक है, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो किसने बोला है, इसने। देखो इसमें मैटरनिक के बारे में याद कर लो कि भाई जब जो मैटरनिक है यही एम से, ठीक है, एक है मैजीनी, तो मैजीनी को इसी ने ही खतरनाक बोला था और मैटरनिक ने ये दोनों डायलॉग्स बोले हैं, क्लियर। द आइडिया ऑफ ले पेट्राई मीन्स, ले पेट्राई ये अगेन कौन सा वर्ड है, ये भी हमारा फ्रेंच वर्ड है। तो जब ला पेट्राई के बारे में बात आती है तो पित्रात्मक शक्ति, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान में भी आज तक है, तो ला पेट्राई मीन्स हो गया फादरलैंड, तो ये PATRI होता है, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको याद करने का सबसे बेस्ट वे है इसका अगर माइंड मैप हम पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत का फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ था, 1857 में। फिर 1870 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम कंपोज किया था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 1 मार्क में ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद होता है 1885 में सबसे पहले कांग्रेस फॉर्म हुई
और W.C. बनर्जी ने इसको चेयरमैन बने। 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। 1905 में अमिनंद्रन नाथ टैगोर ने एक भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया था। तो ये एक वीडियो मेरी आई थी पिक्चर बेस्ड, ठीक है, तो उसको आप देख लो तो आपको सारी इमेजेस उसमें मिल जाएंगी। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे वो सबसे पहले उन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का, बाहर इसको हम कहते हैं बंगाल विभाजन, ठीक है। 1907 में कांग्रेस जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। 1911 दिल्ली दरबार बनता है, बंगाल डिवीजन वाज अबॉलिश्ड इन दिल्ली दरबार। तो सबसे पहले जो बंगाल का डिवीजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, उसको ख़त्म किया जाता है दिल्ली दरबार में। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। इसके बाद हुआ, यहाँ पे कट लगेगा, फिर इसके बाद आता है दिल्ली दरबार में वो क्या करते हैं, कलकत्ता से शिफ्ट करते हैं इंडिया की कैपिटल को दिल्ली के लिए। 1914 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है और 1915 में गांधी जी जो हैं वो भारत आते हैं, ठीक है। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण का एक जो इवेंट था पीजेंट्स वाला, इंडिगो पीजेंट्स वाला, वो स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सत्याग्रह चालू किया खेड़ा गुजरात में, इसको हमने मैप वाली वीडियो में भी बताया है। इन 1918 महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर क्राफ्टमैन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इन गुजरात। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गए सारी डेट्स। इसके बाद 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ रूल जो है इंडिया की उसको ख़त्म कर देती है। 1918 में रॉलेट एक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करो, ठीक है। इसके बाद 13 अप्रैल को क्या होता है, जलियांवाला बाग। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ, फिर कॉपरेशन मूवमेंट होता है। फिर 1922 में महात्मा गांधी जो हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा की वजह से वापस ले लेते हैं। ऑन अगस्त 1925 तो एक काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है, ये वो वाली घटना है। 1928 में चंपारण में साइमन कमीशन आते हैं जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को जो भगत सिंह थे और उनके जो दो दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त, उन सबको बॉम्ब फेंकने में, असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। 1930 में सॉल्ट मार्च निकालते हैं, डांडी मार्च जिसको बोला गया। फिर आता है अप्रैल 1930 जहाँ पर उन्होंने जो नमक था उसको वहाँ पे बनाया, तो नमक कर आंदोलन के बारे में बात हुई है यहाँ पर। इसके बाद 1930 में डॉक्टर अंबेडकर एक ऑर्गेनाइज करते हैं शेड्यूल कास्ट इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। एक ऑर्गेनाइज मतलब जो कि नीची जात या फिर शेड्यूल कास्ट का एक उन्होंने एक नियम का बनाते हैं। फिर आता है 1931 में जहाँ पर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1931 के अंदर ही महात्मा गांधी ने एक और सेकेंड राउंड टेबल करी थी, ठीक है। 32 में पूना एक्ट, 33 के अंदर चौधरी क्या कहते हैं कि यहाँ पर पहली बार, इस साल में पहली बार पाकिस्तान को बनाने का आगे नाम आता है। 35 में गवर्नमेंट एक्ट करती है कि जहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। 1940 में मुस्लिम लीग को अलग से ज़मीन चाहिए थी ताकि वहाँ पे सारे मुस्लिम समुदाय एक साथ जा सके। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 45 में यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका और 1946 में कैबिनेट मिशन आया ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन सके। इसके बाद भारत 1947 को आज़ाद होता है, ठीक है। इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये थोड़ा सा अंतर है जो हमने फ्रांस और जर्मनी के बारे में पढ़ा। द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट emerges when people living in a common territory share the same historical, political and cultural background. People may be speaking different languages but the love for their nation keep them together, ठीक है।
फिर फैक्टर्स दैट लेड टू राइज इन नेशनलिज्म, यूरोप में अलग था जो नेशन स्टेट के लिए था, और यहाँ पर क्या है, इन कॉलोनीज लाइक इंडिया एंड वियतनाम कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इनमें फ़र्क क्या है कि ये नेशन स्टेट के लिए लड़ रहे थे और ये अपनी खुद की आज़ादी से लड़ रहे थे कि भाई हमारे ऊपर तुमने कब्जा कर लिया तो हमारे को आज़ाद करो। तो ये वो वाली नेशनलिज्म की भावनाओं में दोनों में ये पूरे तरीके से अंतर इसी चीज़ का है, ठीक है। इसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत आंदोलन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी तरीके से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सत्याग्रह, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है। इट वॉज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। की फीचर्स ऑफ सत्याग्रह क्या है, इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्सेस इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो पहली बात, अगर कहीं पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके ऊपर फिजिकल फोर्स मतलब उसको मारा पीटा नहीं जाएगा और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे सत्याग्रह का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। तो अहिंसा से के थ्रू ही काम करना है, ठीक। इसके बाद बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस, इनर वॉइस के ऊपर होती है बात सारी की सारी, और कुछ नहीं है। गांधी जी का अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या था, इन 1917 में जो उन्होंने क्या क्या था, जो इंडिगो पीजेंट्स थे उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। फिर 1917 में उन्होंने खेड़ा के अंदर लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे उसके विरुद्ध आवाज उठाई, और 1918 में गुजरात के कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी अहमदाबाद में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू अपनी पहली अर्ली लाइफ में जब वो इंडिया वापस आए थे तब लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इसके बाद ये रोलर एक्ट के बारे में बताया गया है कि रोलर एक्ट क्या था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और उसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाने वाला काम है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग आप लोगों ने पढ़ रखा है। वैसे ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत सारे लोग गांव के एक जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे ताकि वो रोलर एक्ट के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। और जैसे ही शहर से बाहर बहुत सारे जो लोग थे वो इस बात से अनअवेयर थे कि उनके ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जनरल डायर उसके एरिया के अंदर आते हैं, उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए और उनके ऊपर गोली चलवा दी, ठीक है। अब क्राउड टुक ओवर टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन, क्योंकि जब हजारों लोग वहां पे मारे गए तो बहुत पूरे देश में इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम मोर ब्रूटल, पीपल वर ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज्ड। सत्याग्रहियों को उनको नाक के बल वहां पे लिटाया जाता था, उनसे नाक रगड़वाई जाती थी। पीपल वर फ्लॉग्ड, विलेजेस अराउंड गुजरावाला पंजाब वर बॉम्ब्ड। तो गुजरावाला जो एक इलाका है पंजाब में जो पाकिस्तान में चला गया, तो वहां पर लोगों को मारा पीटा गया, ठीक है। इसके बाद ये खिलाफत इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। खिलाफत इशू क्या है, खिलाफत का मतलब होता है खलीफा। जो ऑटोमन तुर्की के राजा थे वॉज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिनको इस्लामिक देशों का भी बड़ा हेड माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो था वो पार्ट ऑफ अ डिफीटेड सेंट्रल पावर, जो इंग्लैंड वगैरह लोग थे उनके सेंट्रल पावर के साथ में वो लड़ाई कर रहा था। देयर वर रूमर्स दैट द हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड, और वहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ट्रीटी उनके ऊपर लगाई जाने वाली है ऑटोमन एम्परर के ऊपर। सो टू बी डिफेंड खलीफास पोजीशन, मतलब खलीफा जो ऑटोमन का राजा है उसकी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए भारत में अली ब्रदर्स के द्वारा एक कमेटी या एक मूवमेंट चालू किया गया जिसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने इसको क्यों लिया था, महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट मोर ब्रॉड बेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रोलर सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरे भारत में एक मूवमेंट चलाया जाए कि वो सत्याग्रह क्यों फेल हुआ देश में उसके बारे में। He was certain that no all India movement could be organized without bringing Hindus and Muslim together. So he took up the खिलाफत इशू। तो उनको ये पता चल गया था कि भाई अगर भारत में कोई मूवमेंट चलाना है तो उसमें
हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे आने चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों आया, तो देखो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन, इफ इंडियन रिफ्यूजेस टू कॉपरेट इट वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो ब्रिटिश रूल क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि यहाँ के भारतीयों ने भी उनका बहुत सहयोग किया था। अगर उन्हें भारत का सपोर्ट नहीं मिलता तो यहाँ पे वो ब्रिटिश रूल कभी भी नहीं बना पाते। स्टेजेस ऑफ मूवमेंट, सरेंडर आए, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज हुई, फुल सिविल डिसोबीडियंस, मतलब वहाँ पे कानून को नहीं मानने की सारी बातें चालू हो गई। सेशंस ऑफ द कांग्रेस टू स्टार्ट एन एनसीएम, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ सितंबर 1920 में, कन्विंस द अदर लीडर्स, और दिसंबर 1920 में ही इसको, मतलब कलकत्ता में तो इसके बारे में बात की गई, और 1920 का जो सेशन हुआ नागपुर में, उसमें उनको पूरा फाइनली रख दिया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें आए थे, जैसे मिडिल क्लास भी थे, किसान भी थे, वर्कर्स भी थे, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि स्वराज को लेना और खिलाफत इशू को आगे बढ़ाना। इसके बाद मूवमेंट एंड हुआ जब चौरा चौरी का कांड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये मेन है सिविल डिसोबीडियंस। 1922 में एनसीएम, एनसीएम मतलब होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खत्म हो गया। कॉन्फ्लिक्ट विद द कांग्रेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन काउंसिलिंग इलेक्शंस। स्वराज पार्टी आ गई, फेल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, टोटल टर्मोइल इन कंट्री साइड। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमारे को सिविल डिसोबीडियंस को लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास में, इसमें 7 पॉइंट है, कोई भी 5 आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, जिसमें हमारे को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी उसके बारे में बात करनी थी। तो पहली कब हुई है, 1930 से 31, सेकेंड 31 सितंबर 31 से दिसंबर 31, और थर्ड हुई नवंबर दिसंबर 1932। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा सॉल्ट मार्च। तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने 11 डिमांड रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, और ये अलग अलग तरीके थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो थी वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट टैक्स, लॉर्ड इरविन वाज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट, और उसके बाद 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च निकाला गया, और 6 अप्रैल 1939 को इसमें ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें इसका जो मेन इवेंट था वो क्या था और क्या क्या चीजें आई, देखो ये भी बहुत पॉइंट्स में लिखा हुआ आंसर है, अगर आप इसको इस तरीके एज इट इज लिखाते हो तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, मतलब लिकर शॉप्स, शराब की जो दुकानें थी उनको तोड़ा गया। फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध काम किया गया। ऑफ द मूवमेंट कौन कौन थे, रिच पीजेंट्स थे, पुअर, बिजनेस, मतलब पूरा देश ही इसमें शामिल था। ठीक है, और ये किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नेशनल ये जो एनसीएम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये अलग क्यों है, क्योंकि उसमें तो बोला गया था स्वराज, और अब जो बोला गया था वो था पूर्ण स्वराज। ठीक है, एनसीएम ऑफ ब्रेकिंग लॉ वाज नॉट इन्वॉल्व दिस टाइम ब्रेकिंग ऑफ लॉज इन एनसीएम, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं थी, जबकि सिविल डिसोबीडियंस में कानून तोड़े गए, जैसे सॉल्ट मार्च के बारे में अगर हम बात कर लें तो। ठीक है, फिर इसी की वजह से हमारे को कलेक्टिव बिलोंगिंग भी हुई, इसमें सब लोग एक साथ आए 1870, मतलब इसमें वो सारी चीजों के बारे में। ठीक, रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, तो किसको किस लिए आया था, द टू टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म। नंबर 2, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन कांग्रेस लीडर, या सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, या टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ ट्राइबल एंड फार्मर। तो हमारे को इसमें ये देखना है कि किस वजह से साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया था। ठीक है, हाँ, तो इसमें इसका जो आंसर है वो ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स को करने के लिए
साइमन कमीशन आया था, ठीक है। और इसी का विरोध किया गया कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा मैटर था, अंग्रेज कैसे ले सकते थे। क्लियर। देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में। तो इसमें क्या है कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, जनरल डायर एंटर करते हैं, लार्ज क्राउड गैदर होता है, या फिर 10 अप्रैल को। तो भाई 13 अप्रैल की घटना है, तो सबसे पहले तो 10 अप्रैल को बात हुई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा कि मार्शल लॉ आ गया, ठीक। फिर आ गया तीसरा नंबर, फिर दूसरा, मतलब 4-1-3-2 इस तरीके की क्रोनोलॉजी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर है 4-1-3-2, तो ये सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कौन सी ऐसी चीज है जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दोनों को अलग अलग करती है। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सरेंडर ऑफ टाइटल, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंस्टीट्यूशन, व्हाइल द सिविल डिसओबीडियंस ब्रेकिंग द लॉ ऑफ कॉलोनियल लॉज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स और सिविल डिसोबीडियंस एम फॉर सेल्फ गवर्नेंस। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर हम फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो सिविल डिसोबीडियंस था वो ऑलमोस्ट बाय ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर सेक्शन डी ही करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे एनसीएम में क्या था, एनसीएम में हम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते थे, ठीक है, लॉ ब्रेकिंग नहीं था। क्लियर। तो जब लॉ ब्रेकिंग नहीं है, तो जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें सारे सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाला करेक्ट माना जाएगा। बैगर किसको कहते हैं? बैगर, BEGAR। तो इसमें क्या है, बैगर मतलब हो गया कि वो लोग जो कि फोर्सफुली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लेबर विदाउट पे, ठीक। यहाँ देखो ये बैगर है और ये, इन दोनों में अंतर है। तो ये वाला बैगर जो होता है वो ये है, और जबकि इसका मीनिंग है भिखारी, ठीक। तो अब ये पेंटर कौन था? तो ये बहुत आसान है, इसमें हमारे पेंटर B अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन विच सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो लाहौर के सेशन में 1929 में की गई थी।